टीचिंग छोड़ के वापस से इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं। मेरा फेवरेट फूड खिचड़ी और चोखा है। वो खिचड़ी बहुत पसंद है। कौन सा ऐसा मूवी है जिसमें रणबीर कपूर घूमने के लिए जाते हैं तो रणबीर कपूर जो उस मूवी में घूमते ही रहते हैं। इंजीनियर बन जाना की जिंदगी की जो है जरूरत नहीं है। गोड्डा में हूँ, गोड्डा के बच्चों के लिए बहुत मेहनत करना है। आज तक आपकी कोचिंग में कोई भी प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम या फिर ऐसा कुछ भी एक्टिविटीज क्यों नहीं हुआ? हेलो, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप लोग मंजिल इंडिया। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ और कौन सी स्किल का सीखना चाहिए? पढ़ाई के साथ वो उनका जो पैशन स्किल होता है वो सीखना चाहिए। सब बच्चों का पैशन सीखने का, समझने का, स्किल्स सीखने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चों को टेक्निकल चीज में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चों को खेल कूद में इंटरेस्ट होता है। तो कोई ना कोई आप ऐसा स्किल रखिए अपने साथ या स्किल बनाइए जो आने वाले समय में आपका करियर भी बन सकता है। क्योंकि बहुत सारे सफल लोग आज जो है वो सिर्फ अपने जो पढ़ाई करे थे उस करियर पे नहीं है, उससे हटके भी उन्होंने करियर बनाया। क्योंकि आज आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखेंगे, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जिनका पढ़ाई किसी और स्ट्रीम में था लेकिन वो सफलता किसी और स्ट्रीम में पाए क्योंकि वो अपने स्किल उसमें डेवलप की। मैं बच्चों को अक्सर ये समझाता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपको कोई ना कोई स्किल लेके चलना होगा। मान लेते हैं किसी को खेलना पसंद है तो आप खेलिए, किसी को एक्टिंग पसंद है तो वो स्किल को भी कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो बहुत दूर तक पढ़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे सफल लोग हैं जिनका मेन काम तो कुछ और था लेकिन वो अपने स्किल्स को इतना बढ़ा लिए कि उसको ही मेन काम बना दिए। तो अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे ना तो आने वाले समय में आप किसी नौकरी से भी बहुत ज्यादा अर्न करेंगे और आपको वो काम करने में मन लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे अंदर टीचिंग स्किल शुरू से था, मैंने टीचिंग कंटिन्यू करा। कुछ दिक्कतें थी, पढ़ाना शुरू किया, लगा कि नहीं ये अच्छा हो जाएगा, हम इसमें कुछ कर सकते हैं, वो स्किल्स करने लगे। तो आज हम नौकरी तो कर ही रहे लेकिन उसके साथ हमारे अंदर ये स्किल थी तो अपने स्किल को भी हमने कंटिन्यू किया। तो जरूरत है अपने स्किल्स को पहचानने की कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप कैसा काम कर सकते हैं। किसी को मेकअप बहुत पसंद होता है, कई बच्चियां मेरी पॉडकास्ट देख रही होंगी, तो आप मेकअप का भी कोर्स कर सकते हैं साइड से। जरूरत नहीं कि आप डेली जा रहे हैं कोर्स कर रहे हैं, आप एक वीक में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं अगर वो काम आप सीखना चाहते हैं। और क्योंकि आने वाले समय में आपके स्किल्स की जरूरत होगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जो बच्चे हमें देख रहे होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रहा है कि अगर आप जो स्किल्स है उसके ऊपर काम करेंगे तो आप ज्यादा सफल होंगे। और आने वाले समय में डिग्री भी आपको तभी मिलेगा जब आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। तो आने वाले समय को देखते हुए स्किल्स को निश्चित फोकस करने की जरूरत है। और सभी बच्चे को मैं कहूंगा, पढ़ना तो ये चलता ही रहेगा, सभी लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लाखों लोग मैट्रिक कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नौकरी भी ले रहे हैं। लेकिन अगर आप में कुछ अलग होगा, आपका स्किल आपको बेटर आ जाएगा तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो स्किल सीखने की बहुत जरूरत है। बहुत बच्चे में स्किल होते हैं, उसका हॉबी भी होता है बहुत कुछ, लेकिन वो फैमिली प्रेशर में नहीं कर पाता है। दैट मीन्स फैमिली उसको रोक देते हैं या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है कि नहीं हो पाता है। जैसे दोस्त श्रद्धा, मैं भी इसका एक बड़ा एग्जांपल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। मेरा परिवार कभी नहीं चाहता था कि मैं टीचिंग लाइन में, कभी भी नहीं। आज भी बहुत मेरे लोगों को पसंद नहीं है कि मतलब जो अपने परिवार के सदस्य कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। मैं अपने स्किल्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पहचान इसी से है। आपका परिवार तब सफलता मानना शुरू कर देगा जब आपको लोग पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। आज जब मैं कभी उन्हीं परिवार के सदस्य के साथ बाहर जाता हूँ, कई बच्चे मिल जाते हैं, ग्रीट करते हैं, पहचानते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, कुछ तो दम है मेरे बच्चे में जो सफलता प्राप्त कर रहा है। पहचानना, ख्याति प्राप्त करना, तो ये स्किल को आपको प्रूव करना पड़ेगा। बिना प्रूव किए आप सोचेंगे कि हम इसको बता दें घर में, आज जाके जैसे हम बता देंगे कि हम पढ़ाना चाहते हैं, कल से हम बोर्ड लेके चालू हो गए, तो इतना आसान तो नहीं है। या फिर हम मेकअप करना चाहते हैं, पहुंच गए शादी में मेकअप कर रहे हैं, तो इतना आसान तो नहीं है ना। आपको साबित करना पड़ेगा। अगर लोग आपको आपके स्किल से पहचानने लग गए तो याद रखिएगा, जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं वो लोग आपके साथ होंगे। इसलिए उससे मत डरिए। जब भी कोई लोग अपने स्किल्स पे काम करता है और उस चीज पे आगे काम करता है तो आलोचना करने वाले बहुत लोग होते हैं। आलोचनाओं से डरना नहीं है, वो आपके लिए एक हौसला हो जाएंगे। लोग आपका जितना आलोचना करें, आप समझिए कि आप उतना सफल हो रहे हैं। बात उसी की होती है जिसमें कुछ अलग बात होती है। नहीं तो लोग कहाँ बात करते हैं सबके बारे में। गोड्डा में कई लोग हैं, सबके बारे में तो बात नहीं होती। कुछ तो अलग स्किल्स होगा
झारखंड में भी कई लोग हैं, लेकिन लोग महेंद्र सिंह धोनी को क्यों जानते हैं? क्योंकि वो पढ़े वो भी थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन क्रिकेटर बने क्योंकि उनका स्किल क्रिकेट खेलने में बहुत बेहतर था। आज दुनिया जानती। मैं बात करूं खान सर की, शायद खान सर अगर आज एक नौकरी कर रहे होते तो उनको कितने लोग जान रहे होते? मुश्किल बहुत से कम। 500 600 हजार या 5 है, उससे अधिक तो नहीं। लेकिन आज आप, मुझे लगता है कि किसी घर कोना इंडिया में जाके अगर आप नॉक करेंगे और बोलेंगे कि सर को पहचानते हैं, तो बोलेंगे हाँ खान सर को पहचानते हैं। तो सब अपने अपने, सिर्फ खान सर ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपने अपने स्किल्स में प्राप्त किए और जो है उसको आगे बढ़ाए। सुशांत सिंह राजपूत थे जो हम लोग के बीच नहीं रहे, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो IITian थे और उनका रैंक 7 था ऑल इंडिया। आप समझ सकते हैं कि उनके लिए नौकरी क्या था, नौकरी हो सकता था। लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत सर को कौन नहीं जानता हो, ठीक है? तो स्किल्स को आपको प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ ये बोल के आप बहाना मत बनाइए कि फैमिली प्रेशर सबके ऊपर था, और जो उस चीज को ओवरकम कर पाया सफल, वही हुआ। कोई नहीं चाहता है कि आप बिजनेस करें, सब यही चाहता है कि आप नौकरी करें। लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर आप सफल होते हैं फिर आप कुछ ऐसा बड़ा कर जाएंगे जो आने वाले समय में लोग आपको याद करें। टीचिंग पीरियड के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं शेयर करने के, शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम गोड्डा में शुरू में पढ़ाना शुरू किए थे, तो मेरे क्लासरूम के बाहर मेरा एक पोस्टर हुआ करता था जिसमें मेरा भी फोटो था, हमारे बड़े भाई साहब का भी फोटो था। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था कुर्सी पे अपने ऑफिस के बाहर में, जो हम लोग का ऑफिस है उसके बाहर। तो एक बच्चा आया, मुझे बोल रहा है कि मैथ्स पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? तो मोमेंटम में पढ़ना, मनीष सर से पढ़ना। तो वो एडमिशन ले लिया। उसके जब वो जाने लगा, हम पूछे तो मनीष सर को देखे हो, मनीष भैया को देखे हो? तो बोला नहीं देखे तो नहीं, बाहर पोस्टर में है, देख लेंगे। बाहर गया, पोस्टर में देखा, उसके बाद वो चला गया। जब नेक्स्ट दिन वो आया तो मैं क्लास एंटर किया, जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक बार उसका चेहरा देखा, वो भी मेरा चेहरा देखा और हंसने लगा। मतलब ये समझिए कि बच्चे पोस्टर में भी देख के आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसा भी इंसिडेंस मेरे साथ शुरुआती दौर में था। अब तो खैर लोग पहचानते हैं, यूट्यूब से हो या कहीं से हो। ये एक बहुत अचंभा घटना था, और उस बच्चे को मैं जब भी मिलता हूँ तो मैं ऐसे पूछता हूँ अब भी पहचान रहे हो कि नहीं? तो बोलता है कि नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो ऐसी घटनाएं घटी है टीचिंग पीरियड के दौरान। बहुत सारे और भी इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ है जो यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो एक और घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं एक बार मैं, मुझे लगता है कि ये इंसिडेंस 2022-23 का होगा। मैंने बैच शुरू किया, नया बैच था 12th का। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बैच फुल होगा कि नहीं होगा। शुरुआत का 2022 का ही बात है, मैं सोच रहा था। मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे टीचिंग स्टाइल्स में कुछ गैप है या फिर क्या है, बैच भरा नहीं है, भरेगा कब, ऐसा मैं सोचता था शुरुआती दौर में, क्योंकि गोड्डा में थोड़ा समय लगा जानने में। लेकिन मैंने उसी साल देखा कि एक मैंने बड़ा हॉल बनवाया था, वो फुल हो गया। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, बच्चों का उतना, बच्चों का ट्रस्ट मेरे ऊपर, और ये जानना, ये ट्रस्ट करना, कोई आदमी अगर आपको अपने करियर का 1 साल, वही महत्वपूर्ण 1 साल क्लास 12th का दे रहा है, तो एक बहुत बड़ा जो है आपके ऊपर जिम्मेवारी होती है। शायद कई टीचर ऐसे होंगे, और हम भी उनमें से एक हैं, जो शायद बीमार भी होते हैं तो भी पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये साल उन लोगों के लिए लौट के नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए जो इंसिडेंट है कि बच्चों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। 2021-2022 कोरोना जब खत्म हो रहा था, और जब इतने बच्चों का विश्वास आपको होता है ना, तो शायद आपको बीमार होने का भी फुर्सत नहीं है। तो हम लोग जब बीमार होते हैं टीचर्स, क्योंकि पर्सनल लाइफ से बहुत कम लोग जुड़े होते हैं टीचर्स के, तो आप ही के पॉडकास्ट के माध्यम से ये सब बातें बाहर आएंगी। बीमार भी होते हैं तो भी वो क्लास में आके पढ़ा रहे थे, और खास करके एग्जाम का टाइम हो तो जरूर। क्योंकि मैं जब लाइव पढ़ा रहा था, इस बार मैं सुपर मैराथन ले रहा था, हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, फिर भी मैंने लगातार 6.5 घंटे का मैराथन लिया। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद, रात में बहुत ठंड थी। जो बच्चे पॉडकास्ट देख रहे होंगे उस मैराथन को देखे होंगे, कम से कम 1800 बच्चे हमारे साथ लाइव थे रात में, और मैंने 7 बजे पढ़ाना शुरू किया था ऑफिस के जस्ट बाद, और मैं रात 2 बजे तक पढ़ाता रहा कंटिन्यू। उतना तबीयत खराब में भी, उतना सर्दी खांसी में भी मैं पढ़ाता रहा, और उतने बच्चों का सपोर्ट मिला। ये मेरे लिए टीचिंग करियर में कहे तो अचीवमेंट भी है, और एक ऐसा इंसिडेंट है कि मुझे लगता है कि इतना कंटिन्यूअस किसी ने अभी तक गोड्डा की धरती पर नहीं पढ़ाया है।
कंटिन्यूअस इतना लॉन्ग मैराथन नहीं लिया है। शायद मेरा भी रिकॉर्ड टूटेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करूंगा, मेरा भी रिकॉर्ड टूटेगा। आने वाले समय में मेरे से भी अच्छे लोग आएंगे, मेरे से भी अच्छा पढ़ाएंगे। हो सकता है प्रेजेंट में भी कोई टीचर मेरे से ज्यादा पढ़ाए, लेकिन मेरी हर हमेशा कोशिश रही है कि मैं बच्चों के लिए सबसे ज्यादा करूँ। अगर मेरे से भी कोई ज्यादा करता है तो मेरी ये भी कोशिश है कि मैं उनसे भी ज्यादा करूँ। तो ये एक इंसिडेंस है, बच्चों का प्यार है। और ऑनलाइन गोड्डा जैसा जगह में 1800-1900 बच्चा अगर आपके साथ जुड़ रहा है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो एक इंसिडेंस ये भी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि तबीयत खराब होने के बाद भी, सर्दी खांसी फीवर होने के बाद भी हमने 6.5 घंटा पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता था मैथ एग्जाम के बाद शायद ये रिग्रेट मुझे ना हो कि मेरा तबीयत खराब था और मैं मेहनत नहीं कर पाया। मैंने सोच लिया था कि एक आध 2 दिन हॉस्पिटलाइज भी होऊंगा तो कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद जो है ठीक तो होना ही है। तो ये एक इंसिडेंस रहा मेरे, जो मैं शेयर किया। इंस्टीट्यूट में अभी कितने बच्चे हैं? गिना तो कभी नहीं हूँ, लेकिन हम लोग का कोचिंग 3 सेगमेंट में चलता है। बहुत कम लोगों को ऐसा पता होगा, या हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो। 3 सेगमेंट में चलता है। एक है मोमेंटम प्री फाउंडेशन। मोमेंटम प्री फाउंडेशन में हमारे यहाँ 7 और 8 के लिए पढ़ाई होती है। हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं, वहाँ जूनियर ग्रूमिंग होता है। फिर उसके बाद बच्चे आते हैं मोमेंटम क्लासेस में, जो आप मोमेंटम क्लासेस लिखते होंगे। मोमेंटम क्लासेस में भी 2 पार्ट है, एक है 9-10 और एक है 11-12 मैथ्स। 9-10 वाले और 11-12 मैथ्स है, और एक है मोमेंटम एडवेंचर्स। 3 सेगमेंट में हमारा कोचिंग चलता है। मोमेंटम एडवेंचर्स में सारे सब्जेक्ट के लिए कोचिंग होती है 11-12 के लिए, और मोमेंटम क्लासेस में सिर्फ मैथ और 11-12 और 9-10 का जो है साइंस और मैथ चलता है। तो अगर सारा मिला दें तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि ऑन एवरेज अगर काउंट करके चले तो 1800 से 2000 बच्चे रियलिटी में मोमेंटम में पढ़ते हैं। 1800 से 2000 ये काउंटिंग होगी। अपने फेवरेट टीचर का किस्सा? मेरे बहुत फेवरेट टीचर रहे हैं अनिल सर, और उनका किस्सा ये है कि हम जब क्लास 7th में थे, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप पूछ रहे थे मोटिवेशन, या फिर इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि एक लड़का क्लास 7th के मैथ में फेल कर जाता है, जो आपके सामने बैठा है ना। क्लास 7th के मैथ में मैं सेकेंड टर्म में फेल कर गया था। तो फेल होने के बाद मुझे पहले बायोलॉजी बहुत पसंद था पढ़ना, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो इंटरेस्ट स्किल को ही चेंज कर दें, तो वैसे ही चेंज करने वाले मेरे अनिल सर रहे हैं। और जब मैं उनके पास मैथ्स पढ़ने गया तो पता नहीं क्या मैथ्स में ऐसा इंटरेस्ट उन्होंने जगा दिया। इतना बेहतरीन पढ़ाते थे। सर का एक नियम था कि सुबह 5 बजे क्लास आना है। अपने घर पे रहते थे, सुबह 5 बजे उठ के आते थे, और कभी हमने बेंच डेस्क पे सर के पास पढ़ाई नहीं। और सर ट्यूशन तो पढ़ाते ही नहीं थे, मतलब सरकारी शिक्षक थे सर, कहेंगे हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया, और उनके लिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी हम सर आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। चटाई पर वो बैठा के पढ़ाना और वो सिखाना, वहां से मैथ में पता नहीं ऐसा क्या इंटरेस्ट मेरे अंदर जग गया। मैंने ये सोच लिया कि आज तो मैं फेल कर गया, लेकिन आने वाले समय में मैं किसी बच्चे को मैथ में फेल नहीं होने दूंगा, चाहे जैसे हो। तो यही एक कारण था मेरे टीचिंग सेक्टर में भी आने का। सर एक बहुत बड़े कारण रहे हैं। सर जब पढ़ाते थे हमको लगता ही नहीं था कि हम पढ़ रहे हैं। मैथ्स वो स्पीड में बनने लगा, समझ में आने लगा। मैथ्स को अगर एक बार आप समझ लेंगे ना, तो उससे आसान सब्जेक्ट इस धरती पे कोई नहीं है। और क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, मैथ्स आपको सब में पढ़ना पड़ेगा। ये समझने की जरूरत है। अगर मेडिकल में किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसका भी कारण कहीं ना कहीं एक कोना मैथ्स होता है, क्योंकि मैथ्स अच्छा नहीं है तो फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, वो रोक देगा सिलेक्शन। और इंजीनियरिंग में जाना है तो निश्चित तौर से तो फिर मैथ अच्छा होना ही चाहिए। आप रेलवेज में जाए, एसएससी में जाए, बैंकिंग में जाए, टीचर की नौकरी करने जाए, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग है। गोड्डा में 90% लोग तो बीपीएससी शिक्षक हो रहे हैं। तो बीपीएससी शिक्षक में भी मैथ्स तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बिना मैथ्स के कुछ संभव नहीं है। तो मेरे फेवरेट सर जो रहे अनिल सर, वो भी मैथ्स के शिक्षक हैं, और उनका बहुत सारा किस्सा है। सर हमेशा एक बात मुझे कहा करते थे, और मैं आज पॉडकास्ट में भी उस किस्से को शेयर कर रहा हूँ। किसान बहुत मेहनत से धान उपजाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे हमारे गांव से हैं तो वो इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे। किसान धान को जब बोता है, बारिश का इंतजार करता है, फिर धान उगता है, फिर उसमें शायद कई तरह के जो है फर्टिलाइजर्स देता है, खाद देता है जिसको हम हिंदी में कहें। फिर उसको काटता है, और काट के जो है उसको खमार पे लाना, जिसको खमार बोलते हैं, जहाँ हम लोग धान रखते हैं, वहां पर लाता है।
और वहां पे लाने के बाद अगर उसको चूहा से नहीं बचा पाया तो आप सोचिए कि कितना दुख होगा। तो सर जब ये बात बोले तो हम समझ नहीं पाए कि क्या बात बोले। तो सर हमको बताया वैसे ही तुम हो, हमको बोले वैसे ही तुम हो मनीष, तुम मेरे पास आए, कॉपी में लिखे, मेहनत किए, पढ़े, सीखे, उठाए, जैसे लोग धान को उठाते हैं कॉपी को उठाए, घर लेके गए और अलमीरे में रख दिए, खमार पे रख दिए, लेकिन उसमें दवाई डालना भूल गए। तो बताइए फिर उसका क्या होगा। तो हम इस बात को अपने रियल जिंदगी में उतार लिए कि सर कितना खतरनाक बात बोले, अगर बच्चे मेरे बात को समझ पाए कि किसान कितना मेहनत करके उस धान को उपजाता है, फिर घर लाता है और खमार पे रख के दवाई डालना भूल जाता है। वैसे स्टूडेंट कितना मेहनत से ठंडा गर्मी पसीना, पंखा नहीं चल रहा होता है, कई जगह दिक्कतें होती है, दूर से कोचिंग में बैठता है बेचारा, लिखता है, समझता है, आके खाना बनाता है, बहुत परेशानियों का सामना करता है। क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे तो इस बात को झेले हैं तो पता है। तो लाता है अपने रूम पे और कॉपी को रख देता है जब अलमीरा पे, और दवाई डालने का यहाँ अर्थ ये है कि उसको रिवीजन नहीं करता है। तो सोचिए कि वो कितना बड़ा भूल कर रहा है। तो वो सर कहा करते थे कि किसान को हमेशा खेती करना चाहिए, खमार पे लाना चाहिए और समय समय पे फसल में दवाई डालना चाहिए ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। उसी तरह स्टूडेंट का ये कर्तव्य बनता है कि पढ़ के समझ के ला के रूम पे रिवीजन करना है। ये मेरा एक फेवरेट सर का किस्सा है। और मैं बच्चों को भी हमेशा बोलता हूँ कि आप जितना पढ़ते हैं, चाहे आप जहाँ पढ़ते हैं, सभी शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमेशा मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सभी शिक्षक अच्छे जो भी पढ़ा रहे हैं। मैं कभी किसी टीचर का अनादर नहीं करता, किन्हीं के बारे में मैंने आज तक अपने पर्सनल लाइफ में कमेंट नहीं किया किसी टीचर के ऊपर, ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो शिक्षक है। अपने लाइफ का अगर कोई आपको 1 घंटा दे रहा है तो वो अनमोल है। आप सभी शिक्षक का इज्जत कीजिए, चाहे उनके पास पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते, उससे कोई मतलब नहीं। सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, किसी को आपका पसंद आएगा, किसी को मेरा पसंद आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां भी पढ़ते हैं उनका बहुत इज्जत करें, साथ में जहां नहीं भी पढ़ते हैं उन टीचर का भी इज्जत करें। मेरा यही सब बच्चों से आग्रह है। एक टीचर के रूप में आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? आप अपना डेली लाइफ रूटीन बताइए। डेली लाइफ रूटीन मेरा थोड़ा बहुत टफ है। मैं कम से कम 13 घंटे काम करता हूँ, 13 घंटे, इससे ऊपर ही हो जाता होगा, कम नहीं होता होगा। क्योंकि मैं टीचर के साथ साथ बहुत सारी अलग जिम्मेवारियां भी लेके चलता हूँ। कंपनी का भी काम होता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि 8 घंटे से नीचे की तो ड्यूटी होती नहीं, तो वो ड्यूटी करना, प्लस 11th-12th का बैच लेना, जूनियर क्लासेस में भी बैच बहुत दिन लग जाता है रूटीन के हिसाब से, प्लस इतना इतना क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास लेना, जिम्मेवारियां बहुत होती है। डेली लाइफ में बोले तो शायद फुर्सत बहुत कम हो पाता है, फिर भी सोशल लाइफ आपको मैनेज करना है, वो भी देखना है। पर्सनल लाइफ तो मान लीजिए कि कुछ बचता ही नहीं है फिर। तो मैंने शुरू में बताया, आपने पूछा कि असफलता क्या है, तो मैंने बताया कि असफलता मेरे लिए मेरा पर्सनल लाइफ है। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में भी बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। और बच्चे, जब एक शिकायत बच्चों का अक्सर मुझसे होगा, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं बोलता हूँ कि वो मुझे जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो शायद मैं 1 दिन या 2 दिन बाद रिप्लाई देता हूँ। कारण ये नहीं है कि मैं जान के 1 दिन या 2 दिन के बाद रिप्लाई देता हूँ, मैसेज ही इतना रहता है कि मैं उस समय शायद कुछ ना कुछ ऐसे काम में हो रहा हूँ। तो अब जब आप पढ़ा रहे होते स्टेज पे, अगर कोई आपको मैसेज करता है तो शायद आप रिप्लाई नहीं करेंगे। रिप्लाई करेंगे भी कैसे, आप पढ़ा रहे तो कैसे रिप्लाई करेंगे। उसी तरह अगर मैं क्लास से निकलता हूँ तो क्लास से निकलने के बाद ऑफिस भी होती है, तो ऑफिस का काम अगर आप कर रहे होते हैं तो उस समय आपका दिमाग वहां होता है, तो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। बहुत बच्चे को लगता है कि सर हमको रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों ये बात कहते नहीं है मकसद, लेकिन कह रहे हैं कि रिप्लाई हम करना चाहते हैं, लेकिन शेड्यूल ऐसा बिजी हो जाता है कि रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सब के लिए मेरा एक छोटा भाई है रणवीर, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा से मैनेज करता है, वो सब चीज़ों को अच्छा से देखता है, वो रिप्लाई करता है लोग उसके व्हाट्सएप पे। और मैं पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई बात तुमको लगता है कि जो करना चाहिए हमसे, अगर हम नहीं देख पा रहे हैं मैसेज, तो तुम रणवीर भैया को कर दो, वो हमको जरूर बता देते हैं, है ना, या फिर पता चल जाता है हमको। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात के लिए जो है बिजी शेड्यूल है मेरा, ये बात मैं ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और मैं कोशिश बहुत हद तक कर रहा हूँ कि इस वीडियो से बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय बच्चों के लिए अलग से, ताकि उनको ये शिकायत ना रहे कि मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं करते हैं, इसे मैं निकालूं। और पर्सनल लाइफ के लिए भी थोड़ा सा समय निकालने का सोच रहा हूँ, विगत 3 साल से सोच रहा हूँ, कर तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश रहेगा कि उसके लिए भी मैं टाइम निकालूं।
आपके करियर में सबसे ज्यादा मोटिवेशन देने वाला कोई व्यक्ति? ये मेरे करियर में सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने मोटिवेशन दिया है, मुझे कभी लगता है कि मुझे किसी सलाह की ज़रूरत है, तो मैं अपने फेवरेट सर के पास जाता हूँ। वो हुड्डा में ही रहते हैं। कभी भी मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, मुझे ये कोर्स करना चाहिए, मुझे ये चीज़ सीखना चाहिए, तो मैं उनसे राय-मशवरा ज़रूर करता हूँ। या मुझे ये नया चीज़ करना है, कुछ भी मैं जैसे कोचिंग में भी कोई बदलाव करता हूँ, तो बिना उनके परमिशन के नहीं करता हूँ, क्योंकि सर सर्वोप्रिय है मेरे लिए। अगर हम अपने लाइफ का कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो सर से ज़रूर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं इस कैमरा पे नहीं ले सकता। उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर में। और शायद पढ़ाने से लेके हर एक चीज़ को लोग मेरे पीछे देखते हैं कि सामने स्टेज पे जब एक व्यक्ति खड़ा होकर पढ़ा रहा हो तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे कितना लोग काम कर रहे हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। तो वैसे बहुत लोगों का जो है मेरे लिए सहयोग रहा है, और वो भी इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखेंगे, लेकिन अज्ञान बन के देखेंगे मुझे पता है। तो आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप मुझे इतना बढ़िया से समझते हैं, और मेरे करियर में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप सभी का। इसके लिए धन्यवाद। कोई ऐसा विचार जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया? एक सबसे बड़ा विचार मेरी लाइफ में यही था कि सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करो। बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और मेहनत आपको तब भी करना है जब आप असफल हो रहे हैं, तो ज़्यादा मेहनत करना है। और जब आप सफल हो जाएं तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करना है, ताकि वो बरकरार रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए लाइन रहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, डरो मत, हारो मत, लड़ते रहो, और जब सफल हो जाओ तो और मेहनत करो ताकि आप वहां पर बने रहो। ये मेरे एक लाइफ में बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि सफलता पाने के लिए भी मेहनत करना होगा, और सफलता को बरकरार रखने के लिए भी आपको मेहनत उससे करना। ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में अभी सफल तो नहीं हो पाया हूँ, लेकिन जब हो जाऊँगा तो मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँ। क्या किसी टीचर को आप टीचिंग में अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? तो था मैं कभी इस फील्ड में आया ही नहीं था कि मैं कॉम्पिटिशन करूँ। सभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं जो भी पढ़ा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर तो कोई नहीं है मेरा, और शायद आगे भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कंपटीशन भाव से इस फील्ड में उतरा ही नहीं। मैं तो खुद का पढ़ाने आया हूँ और पढ़ा रहा हूँ। जब तक ये शरीर चलेगा खुद ही पढ़ाऊँगा। और जब आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं इसके ऊपर एक बच्चों को शायरी कहना चाहता हूँ कि कल और आएंगे खिलती कलियों की नगमे चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये एक्सेप्ट करते हुए मैं पढ़ाता हूँ कि कल हमसे कोई और बेहतर आएगा, हमसे बेहतर और कोई टीचर होंगे, और तुमसे भी बेहतर कोई और सुनने वाला होगा। तो इस बात का तो कभी किसी भी टीचर को घमंड ही नहीं होना चाहिए, या कॉम्पिटिटर आप किसी को मान रहे हैं तो ये नहीं ठीक है। कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, सब अपने अपने में बेस्ट है, सबके पढ़ाने का अपना टीचिंग स्टाइल है, सब यूनिक है। तो कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, सब अपना अपना पढ़ा रहे हैं, और गोड्डा के लिए हम लोग कितना ज़्यादा कर सकते हैं, सबका यही योगदान होना चाहिए। मैथ्स फील्ड में क्या क्या करियर बना सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है श्रद्धा जो बिना मैथ्स के हो जाए। तो मैथ्स पढ़ के आप सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा करियर आप किसी चीज़ में तलाशना चाहते हैं, तुरंत बाद इंटरमीडिएट के तुरंत बाद, क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके तुरंत बाद अगर आप कोई करियर चुनना चाहते हैं तो वो इंजीनियरिंग है। उसके साथ अगर आप रेलवेज, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, टीचिंग सेक्टर में जाना चाहें, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, मैथ से ही सारा करियर का दरवाज़ा खुलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल लाइन में मैथ की महत्वता तो है, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से। तो मेडिकल फील्ड को छोड़ के हर एक फील्ड में मैथ इंपॉर्टेंट है। बिना मैथ के कोई भी करियर सोचा नहीं नहीं जा जा सकता। सकता। और आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं इस लाइव के माध्यम से कि मैथ जो है वो क्वीन ऑफ साइंस है। तो जब तक क्वीन नहीं चाहेगी तो किंग भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। तो क्वीन को खुश रखिएगा तो जिंदगी में बहुत खुश रहिएगा, और क्वीन अगर आपको तकलीफ देना शुरू कर देगी तो फिर बहुत दिक्कत आएगा। तो इसलिए मैथ से ही सारा करियर चलता है, ऑप्शन निकलता है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, लेकिन मैथ्स का यूज वहाँ पर होगा ही होगा, चाहे आप केमिस्ट्री में फ्यूचर बनाए, फिजिक्स में बनाए, किसी में बनाए। मैं तो इवन कहता हूँ कि बायोलॉजी में भी बनाएंगे तो भी मैथ्स की जरूरत है।
तो जरूरत तो मैथ्स का हर एक जगह है, हर एक करियर में मैथ्स आपको आगे लेके जाएगा। बिना मैथ्स के कहें तो 98% करियर संभव ही नहीं है। नहीं। तो आप जो भी करियर सोच रहे हैं, मेरा यकीन मानिए मैथ्स उसमें होगा। इसलिए आपका जो फेवरेट करियर है, जो आप बनना चाहते हैं, तो मैथ्स को लेते हुए देखिए। और मैथ्स से भाग के कुछ नहीं होगा, मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। जिन जिन बच्चों को इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है उनको आप क्या सलाह देंगे? कि इंजीनियरिंग करने के लिए बेसिकली बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसा भी आते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि इंजीनियर बनना कैसे है। इंजीनियर बनने के लिए पहले आपको 12वीं पास करनी पड़ेगी, और 12वीं में कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, जिसको हम पीसीएम भी करते हैं शॉर्ट में, उसमें 75% मार्क्स आपको होना चाहिए, ताकि आप आईआईटी एडवांस में बैठ पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईआईटी एडवांस में बैठने से ही आप इंजीनियर हो सकते हैं। अगर आपने मेंस अच्छा लिखा, आप मेंस अच्छा कर जाएंगे, तो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट्स का कॉलेज मिलेगा, एनआईटी मिलेगा। तो 12वां में 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है 11वां को पढ़ना, मतलब 11 जिसको हम लोग कहते हैं गोड्डा के भाषा में। बहुत बच्चे बहुत बड़ा एक मिस्टेक करते हैं, 11th नहीं पढ़ते हैं, या फिर शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो शॉर्ट में पढ़ लेंगे। इंजीनियरिंग में 55% क्वेश्चन 11th से होता है। तो 11th पढ़ेंगे और 12th अच्छा से अगर आपने पढ़ लिया, तो आपका 60% तैयारी वहीं फिनिश हो जाएगा, अगर आपने अच्छा से पढ़ा तो। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाएं, तो आप इंजीनियरिंग में सफल होंगे। क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर जो पूछा गया होगा वो सबको बनाइए, देखिए, अपने टीचर से बात कीजिए, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वो आपको बताएंगे और बेहतर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बच्चा 11th और 12th में इस 3 सब्जेक्ट को पढ़ लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो भी डीप में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गया, तो वो इंजीनियरिंग में सफल हो जाएगा। और इंजीनियरिंग में भी कई एक ब्रांच होते हैं। जैसे बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि अगर मेरा इंजीनियरिंग हो गया तो हम कौन सा ब्रांच लेंगे। मुझे खुद भी नहीं पता था, मेरे घर वालों ने बोला कि आप इलेक्ट्रिकल ले लो, तो हमने ले लिया। लेकिन सब आप जब सफल हो जाए इंजीनियरिंग में, उसके बाद का मैं बता रहा हूँ, आप ब्रांच अपने रुचि के हिसाब से लीजिए कि आपको क्या ब्रांच आपको पसंद है। जैसे मान लेते हैं बहुत बच्चों को होता है ना बचपन में, बिजली ठीक करने वाला बहुत अच्छा लगता है, तो आपको इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए। किसी बच्चे को ऐप प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप सीएस लीजिए, कंप्यूटर साइंस लीजिए, आईटी लीजिए। बहुत बच्चों को नहीं होता है कि हमें घर वर बनता हुआ देखना, रोड बनते हुए देखना, पुल देखना बहुत अच्छा लगता है बचपन से, ये सब बड़ा इमारत देखना अच्छा लगता है, आप सिविल लीजिए। तो सब ब्रांच का अपना अपना महत्व है। लेकिन क्योंकि हम लोग जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गोड्डा से जगह में, यहाँ लोग मानते हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन सरकारी नौकरी करो। सरकारी नौकरी तो आपको इसी 3-4 ब्रांच में मिलेगा, एक आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सरकारी नौकरी करना है इंजीनियरिंग के बाद, तो आप ये 3 ब्रांच प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत पैसा कमाना है और बेंगलुरु रहना है, बाहर रहना है, तो आप जो है कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, व्हाट्सएप के साथ, इंस्टाग्राम के साथ जो आप चला रहे हैं आज, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए 3 सब्जेक्ट 2 साल बहुत अच्छे से पढ़िए। हम आपको वादा करते हैं कि आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे, और हम भी आपसे ज़रूर मिलेंगे जब आप बहुत सफल हो जाएंगे। आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए, कॉलेज जाने के पहले और कॉलेज जाने के बाद। आप देख रहे हो कि जैसे अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बोला, चेहरा पे मुस्कुराहट अलग था, क्योंकि कॉलेज लाइफ सबका लाइफ का बहुत गोल्डन पीरियड होता है। मेरे भी लाइफ में वो गोल्डन पीरियड रहा है 4 साल। मैंने 4 साल बीटेक करी, उसके बाद हायर एजुकेशन भी मैं कर रहा हूँ, और मैंने और भी हायर एजुकेशन प्राप्त किया है। तो कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा होता है। आप जब एक बार कॉलेज में पहुँचेंगे, तो कॉलेज लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सिर्फ किताबी ज्ञान से हट के भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। व्यवहारिक जो है आप ज्ञान सीखेंगे कॉलेज में, पढ़ते वक्त कैसे पेश आना चाहिए, करियर ग्रोथ कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे को ये दिक्कत, तो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हम भी जब कॉलेज गए थे तो ऐसा लगता था कि इंग्लिश बहुत टफ है, लेकिन 4 सालों में कम्युनिकेशन का क्लास किया, अभी इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेते हैं। क्योंकि जब आप कनाडा जैसे जगह में काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। तो इंग्लिश सीखना, पर्सनालिटी का ग्रोथ होना, स्टेज फियर हटना, 10 लोगों के सामने बात करना, ये सब आपको कॉलेज सिखाएगा। और कॉलेज एक ऐसा मेमोरी है ना, एक ऐसा जिंदगी में आपका छाप छोड़ेगा, वो 3 साल 4 साल जब आप कॉलेज कर रहे होंगे, कि वो आपको हर एक चीज़ से स्ट्रगल से लड़ना सिखाएगा। तो कोई भी आदमी जब निखर के बाहर आता है, तो कॉलेज से बाहर आता है। तो कॉलेज जाने के पहले अगर बेसिक आप हमसे पूछे कि हम कैसे थे,
बड़ा साधारण टाइप आदमी थे और आप ही लोग की तरह जो है एकदम सिंपल बाल ऐसे करके रखते थे ऊपर, जैसे कि हम लोग अक्सर करते हैं, और जो है सिंपल तरीके से थे। लेकिन कॉलेज गए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हुई, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, सामने लोग बैठे हैं, उस सब सब चीज़ आपको कॉलेज में सिखाया जाएगा। साथ में आपका पर्सनल ग्रोथ भी कॉलेज में बहुत होता है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और अब तो ज़माना ऐसा स्टार्टअप्स का ज़माना है कि आप कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये सब कॉलेज में सीखने को मिलेगा। मेरे कॉलेज जाने के पहले हम बहुत कुछ नहीं जानते थे, हम ये भी नहीं समझते थे, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। हमको लगता था ये ऐप जो होता है कोई भी, क्योंकि तभी 2016 में जो है, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज गए, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता, 2016 में हम इंजीनियरिंग कॉलेज गए हैं, तभी जियो नहीं आया था स्टार्टिंग में, 2016 के अंत में जियो आया। तो हम लोग उस एज में कॉलेज गए जब टेक्नोलॉजी अभी बहुत विस्तार रख रहा था। और जब हम कॉलेज पहुंचे तो हमको लगता था, पहले आपको पता होगा जो मेरे एज ग्रुप के होंगे, पहले 356 रुपया में 1 GB का पैक आता था, आज से 5 साल 6 साल पहले। आज तो 356 रुपया में पूरे महीने का पैक आता है। अभी 356 रुपया में 1 GB एयरटेल का डाटा आता था, हमको आज भी याद है। तो जब हम कॉलेज पहुंचे तो हम इस बात से ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमको नया नया मोबाइल मिला था, एंड्रॉयड मोबाइल। उससे पहले मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था, 12 तक हमारे पास मोबाइल ही नहीं था। जब इंजीनियरिंग में गए तो भाई हमारे बड़े भाई साहब ने हमें एक मोबाइल दिलाया। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो हम इस बात पे ज़्यादा खुश थे कि हमको इंटरनेट फ्री मिल रहा है। तो कॉलेज जाने से पहले हम ये नहीं समझते थे, हमको लगता था कि इंटरनेट जो चलता है वो भी किसी ऐप के थ्रू चलता है। सोचिए हम कितना, मतलब एक नॉर्मलाइज्ड लड़का रहे होंगे आप ही लोग की तरह, मतलब आप लोग से भी शायद कई पीछे थे। लेकिन जब कॉलेज से निकले तो टेक्निकल एस्पेक्ट में हर एक चीज़ स्ट्रांग हो गया, व्यवहारिक ज्ञान से लेकर हर एक कुछ सीखा, बड़े बड़े कंपनीज में इंटरव्यू दिए। और बहुत सारा फनी इंसिडेंट्स है जो हम आपको शेयर करेंगे तो आप बहुत हंसिएगा। हम उससे पहले रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाए थे। कॉलेज जाने से पहले हम क्योंकि आप हॉस्टल लाइफ जब रहते हैं या फिर गोड्डा जैसी जगह से जब आप निकलते हैं, तो आप तो गोड्डा में भी कई रेस्टोरेंट हो गया, पहले रेस्टोरेंट नहीं हुआ नेशनल में करता है। था। छोटा सा आप जो है समोसा खाने चल जाइए या फिर कुछ खाने चल जाइए। तो हम कॉलेज जाने के बाद ही रेस्टोरेंट में भी खाना खाएं। भागलपुर जैसी जगह में थे लेकिन खा नहीं पाते थे, कभी जा नहीं पाते थे, हॉस्टल लाइफ ही ऐसी थी। तो वहाँ जाने के बाद वो भी सीखा कि बाहर खाना खाने जाते हैं तो क्या होता है। इसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंस घटना घटा कि हम लोग जब खाना खाने पहली बार बाहर गए, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर तो थोड़ा सा कष्टदायक होता है इंजीनियरिंग में, थोड़ा सा रैगिंग भी होता है। और रैगिंग भी आपके लाइफ का एक पार्ट है, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो जब खाना खाने गए तो कटोरी में हाथ धोने के लिए पानी दिया गया, उसमें नींबू था। तो हम लोगों में से बहुत लोग डर से उसको हाथ नहीं लगा रहे थे कि है क्या, इसका अलग बिल तो नहीं ले लेगा। तो सोचिए मैं इस बैकग्राउंड से उठ के वहां तक पहुंचा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि कॉलेज जाने के बाद का लाइफ और पहले का लाइफ में बहुत अंतर था, बहुत कुछ सीखा, सीनियर्स लोगों ने सिखाया। तो अंतर तो बहुत होता है। अगर आप कॉलेज जाएंगे, पढ़ के मेहनत करेंगे, आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं तो आपको बहुत सपोर्टिव लोग मिलेंगे, आप बहुत कुछ नया सीखेंगे लाइफ में। तो मेरे ऐसा एक ऐसा लड़का जो कि शुरू से सिर्फ यहीं रहा, 8 तक गोड्डा में रहा, उसके बाद भागलपुर, भागलपुर से फिर जो है पढ़ाई करने के बाद वहाँ, तो मैं बहुत कुछ नहीं जानता था। टेक्नोलॉजी के मामले में भी कहूँ, हम लोग टेक्नोलॉजी के मामला में हम क्या जानते थे ये भी बता रहे हैं ऑन कैमरा। हमको पेंट करने आता था, जो कंप्यूटर में पेंट करते हैं, और थोड़ा सा टाइपिंग सीख लिए थे, वर्ड वर्ड, तो लगता था कि बहुत जान रहे हैं। फिर वहाँ पहुंचे तो पता चला कोडिंग नाम का भी चीज़ होता है, क्योंकि 12 तक हमने CSIT नहीं पढ़ा था। वहाँ पहुंचे तो थोड़ा कोडिंग भी सीखे, फिर समझ में आया कि वो ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे आगे सीखा, फिर डेवलप होते गए। इसलिए डेवलपमेंट आपका जब भी होगा, ये याद रखिएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट कॉलेज में। आप सब कुछ जो सीखेंगे, पूरा आपका पर्सनैलिटी से लेकर नॉलेज से लेकर हर एक चीज़ कॉलेज में बढ़ेगा। तो इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि आप 12th में जी भर के मेहनत कर लिए, 11th में जी भर के मेहनत कर लिए। कॉलेज में इंजॉयमेंट भी बहुत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही है वहाँ, पढ़ाई तो है, उसके साथ बहुत सारे फंक्शंस होंगे, प्रोग्राम होंगे। तो कॉलेज लाइफ बहुत शानदार होता है। बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि आप कॉलेज लाइफ, सभी बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप कॉलेज जरूर कीजिए, कॉलेज आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड खिचड़ी और चोखा है। वो खिचड़ी बहुत पसंद है। और जो भी मेरे परिवार के लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो बोलेंगे भी, मुझे खिचड़ी से अनंत प्रेम है। अगर आप कहीं पर कुछ बहुत अच्छा चीज़ बना के रखें, साथ में खिचड़ी चोखा रखें, तो हम खिचड़ी चोखा को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। मेरा फेवरेट फूड खिचड़ी और चोखा है। और नॉनवेज में?
नॉनवेज बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि हम नहीं खाते हैं, तो हम खाते हैं नॉनवेज। नॉनवेज में ज़्यादातर हम चिकन खाते हैं, चिकन हमको पसंद है। आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग जो है, पता नहीं कितना बच्चा वो मूवी देखा होगा, आशिकी एक मूवी है, पुराना वाला आशिकी, ये आशिकी 2 आया था। उससे पहले आशिकी का जो सॉन्ग्स है वो मेरा फेवरेट है, और कुमार सानू जी जो हमारे फेवरेट सिंगर हैं, वो जब गाते हैं तो अभी लगता है कि बहुत सारे बच्चे जब आते हैं, कई बार अगर हम सॉन्ग सुन भी रहते हैं तो उसी फिल्म का गाना हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट सॉन्ग आशिकी से ही है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बच्चों को एक दिन ज़रूर वो सॉन्ग जो है सुनाऊँ, क्योंकि मैं अक्सर ये सब बात क्लास में कभी करता नहीं हूँ। तो आज आप पॉडकास्ट में पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा फेवरेट सॉन्ग आशिकी से ही है। और फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी अगर आप बात करें, देखिए मूवी तो अलग अलग टाइप्स की होती है, लेकिन अगर सबसे अच्छा हमको कोई मूवी पसंद है, वो रणबीर कपूर जी का मूवी पसंद है, और हम बच्चों को चाहेंगे कि तुम कमेंट भी करना कौन सा ऐसा मूवी है जिसमें रणबीर कपूर घूमने के लिए जाते हैं, है ना? और दीपिका पादुकोण भी है उसमें, ठीक है? और वो लोग जो है अलग अलग जगह घूमते हैं, और रणबीर कपूर जो उस मूवी में घूमते ही रहते हैं। कभी हम चाहेंगे तुम लोग कमेंट करना, मूवी पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो, हमको नहीं पता। तो उस मूवी में दीपिका पादुकोण भी है, उसमें एक होली का गाना भी है जो बहुत फेमस है ना? और हम चाहेंगे कि आप भी उसका नाम गेस करिए, वो कौन सा मूवी है रणबीर कपूर का। इधर ही सुन रहे थे वो सॉन्ग, लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। देखिए कुछ गेस करिए, राघव भी कैमरा के पीछे हम चाहेंगे, राघव तुम भी गेस करो वो फिल्म कौन सा वो फिल्म है। और ये काम थोड़ा बच्चों पे भी छोड़ते हैं, कि कमेंट कुछ तो करना चाहिए, हम लोग इतना मेहनत से पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। रणवीर कपूर का मूवी, और हम चाहेंगे कि बच्चे उसका नाम जरूर कमेंट करें। और मूवी बहुत बहुत अच्छा है, उसमें गाना है हिंट भी दे रहे, बदतमीज दिल, अच्छा। है ना? उसमें ये सॉन्ग भी है। मूवी तो जनरली हम देखते नहीं है, इसीलिए शायद मूवी का नाम नहीं जान बच्चे रहा जरूर है। देखे होंगे, है ना? और वो मूवी जो है बहुत अच्छा मूवी है, उसमें कबीरा सॉन्ग भी है। ना, हम सॉन्ग सब सुने हैं उसमें सारे। ये भी हिंट कर दे रहे, माधुरी दीक्षित का भी एक सॉन्ग है उसमें, अच्छा मूवी है वो। और आपका उस फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी। अब हम बता ही दे रहे हैं। इतना देर में आखिर कमेंट कर ही देना चाहिए। उस फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी, वो मेरा फेवरेट मूवी है। और मुझे घूमना बहुत पसंद है, इसलिए वो फ़िल्म भी जो है घूमने पर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना, नए-नए प्लेस को जाना, उनको एक्सप्लोर करना। मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि आपको जब भी टाइम मिले आप अच्छी-अच्छी जगहों पर जाइए। और मैं कभी सोशल मीडिया पे ये पोस्ट नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेमोरीज़ अच्छी बातें हैं, लेकिन कभी थोड़ा फ़ोन से दूर रह के भी लाइफ़ को एन्जॉय करना एंजॉय चाहिए। करना चाहिए। इसलिए जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, तो आप अक्सर बच्चों को भी ये बात पता होगा, हम कभी स्टेटस नहीं लगाते। या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो हम जल्दी स्टेटस नहीं लगाते, क्योंकि हम जहाँ पर जिस समय में हैं प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। उस मूवी से हमने यही सीखा है कि प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, फ्यूचर के बारे में मत मत सोचिए। सोचिए। तो आप जहाँ पे हैं ना, अब ये नहीं कि अब यहाँ हम आए हैं, आज सभी बच्चों को भी हम कहना चाहते हैं पहले 100 गो फोटो खिंचा लेते हैं कि मेमोरीज रहे। मेमोरीज के लिए 1 फोटो भी, 2 फोटो भी काफ़ी है, लेकिन आप जो जगह गए हैं उसको एन्जॉय कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए। ज़िंदगी में वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। फोटो तो है, बेशक मेमोरीज रहती है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो नया जगह घूमने इसलिए गए हैं क्योंकि वो 200 फोटो खिंचा पाए। तो इसलिए मत जाइए, इसलिए जाइए कि आप उस जगह को एन्जॉय कर पाएँ। और सबसे अगर आप पूछेंगे कि नियरेस्ट जगह में आपका फ़ेवरेट प्लेस कौन है? तो सबसे नियरेस्ट जगह में जो मेरा फ़ेवरेट प्लेस है उसका नाम है मंदार हिल, और हम मंदार हिल जाना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ पर वो शांति में आप अगर कभी बैठे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम अक्सर संडे को शाम में जब फुर्सत होते हैं, ऐसे हो तो नहीं पाते लेकिन जब भी होते हैं, तो हम गांधी मैदान जाते हैं। हमको गांधी मैदान में भी अकेले में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और दूर से ये सुकून ले पाना कि दुनिया भी है, खेल हो रहा है, खेल को देखना, ये बहुत अच्छा है। आपके कोई पसंदीदा व्यक्ति? मेरे पसंदीदा व्यक्ति तो बहुत कोई है, अब ऑन कैमरा एक का अगर नाम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो पसंदीदा व्यक्ति मेरे लिए बहुत वो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम जिनको एडमायर करते हैं, जिसको मानते हैं, उनका नाम प्रेमानंद जी महाराज है। और ये बच्चे भी जानते होंगे, हम उनको बहुत मानते हैं। आप मेरा मोबाइल का होम स्क्रीन भी देखेंगे तो उन्हीं का फ़ोटो है, क्योंकि हम उनके बातों से बहुत सहमत रहते हैं। वो एक ऐसे गुरु हैं जिनका जो कथन होता है उसमें ही आशीर्वाद है। अगर आप वो सुनेंगे और अगर किसी बच्चे ने वो अनुकरण कर लिया अपने जीवन में,
मेरे फेवरेट पर्सन तो वही। आपका फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है और ग्रीन मुझे बहुत पसंद है। रीजन कुछ तो होगा। रीज़न ये है कि ग्रीन जो है हरियाली का प्रतीक होता है और हरियाली का प्रतीक का मतलब सब खुश हैं, नेचर खुश है, लोग खुश हैं, इसलिए हमको हरा बहुत पसंद है। आप अक्सर मेरे कोचिंग जब आएँगे तो देखेंगे ऑफ़िस का कलर भी हरा है ना? और बच्चे जो टी-शर्ट पहनते हैं मोमेंटम का वो भी हरा है और वो कारण हम हैं कि हमको हरा बहुत पसंद है। फेवरेट गेम आपका? फेवरेट गेम मेरा क्रिकेट है। बचपन में बहुत शौक था, सबको एक समय ऐसा लगता है कि वो क्रिकेटर बन जाएगा। एक समय हमको भी ऐसा लगता था कि क्रिकेटर बन जाएँगे, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, हम उस लेवल का क्रिकेट नहीं खेल पाते। हमसे भी कई लोग बहुत अच्छा खेलते हैं और हम उस लेवल का डेडिकेशन क्रिकेट में नहीं दे पाए। तो फेवरेट गेम निश्चित तौर से अगर लड़का है तो एक समय में इधर तो क्रिकेट ही होता है। मेरा भी फेवरेट गेम क्रिकेट ही रहा है, लेकिन बाद में कॉलेज जाने के बाद मेरा गेम चेंज हुआ। थोड़ा वॉलीबॉल भी खेलना हमको अच्छा लगता है और जो है थोड़ा कैरम भी हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट क्रिकेट है। ना बहुत खेल नहीं पाते हैं तो इसलिए। तो अभी आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, जब भी टाइम मिलती है तो खेलते हैं और बैडमिंटन भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। बैडमिंटन खेलना हमको शुरू से बहुत पसंद है क्रिकेट के अलावा। तो बैडमिंटन तो हम अक्सर खेलते हैं। जब ठंडा का दिन होता है तो गांधी मैदान में जब बच्चे मिल जाते हैं, बोलते हैं कि यार खेल ले, हमको भी दे दो 10 मिनट। बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों के साथ बैडमिंटन खेल के। लेकिन क्रिकेट पहला प्यार है तो उसको खेलना आज भी बहुत पसंद है। और फेवरेट स्पोर्ट्समैन? फेवरेट स्पोर्ट्समैन एम एस धोनी है और उनका फेवरेट नंबर 7, मेरा भी फेवरेट नंबर 7 है और 7 नंबर फेवरेट होने के पीछे बहुत कहानी है, क्योंकि आप जब मैथ्स पढ़ेंगे, जो मैथ्स को समझते होंगे या फिर जो लोग इस बात को समझते होंगे कि हम लोग 7 नंबर से बहुत कनेक्टेड हैं। कैसे 7 जन्म होता है, 7 फेरा होता है। आप देखिए 7 आपको जो है हर एक जगह जीवन में नज़र आएगा। तो 7 ऐसा नहीं है कि धोनी का फ़ेवरेट है इसलिए मेरा भी फ़ेवरेट नहीं। 7 नंबर जो है वो अलग है। अगर आप कैलकुलस पढ़ेंगे, जो बच्चे कैलकुलस पढ़ते होंगे, तो उसमें एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी 7 तरीके का होता है। तो 7 जो है बहुत, जो है ना, बहुत जगह है। ऐसा नंबर है जो कि अपने आप में सबसे अलग है। यूनिक है। आपका कॉमन डायलॉग क्या है? अब ये बच्चे हमको लगता है कि कमेंट करेंगे। मैं बच्चों को अक्सर बोला करता हूँ कि तुम गरीब है। गरीब होने का मतलब तुम पढ़ाई में गरीब है, कॉमन डायलॉग यही है। होता है, हम बच्चों को समझा भी देते हैं। गरीब कहने का मतलब तुम उतना मेहनत नहीं कर रहे। नहीं कर रहा है। तो हम क्लास में अक्सर ये बात बोलते हैं कि गरीब बच्चा है, पढ़ता लिखता नहीं है। तो गरीब मेरा जो है टैगलाइन डायलॉग है, इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं और ये बच्चे भी जो है, जो पॉडकास्ट आपके देखेंगे वो भी रिलेट कर पाएँगे इस बात को कि मैं अक्सर बच्चों को गरीब बोलता हूँ और गरीब इस मायने में बोलता हूँ कि आप मेहनत कम कर रहे हो, मेहनत करने में गरीब हो। कोई पैसा या इस चीज़ में हम बच्चों को गरीब नहीं बोलते हैं, हमारे वैसा समझाते हैं। गरीब कहने का मतलब तुम पढ़ाई में गरीब हो, तुमको अभी और मेहनत करने का जरूरत है। ज़रूरत है। इस मायने में हम बच्चों को गरीब कहते हैं। तो सर आप शादी कब कर रहे हैं? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमको बहुत परेशान करता है कि शादी कब कर रहे हैं। देखिए अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। बच्चे भी अक्सर हमसे कई बार जो है, जब उनको चाहिए होता है कुछ रिसेस, मतलब कि आज हो गया, बहुत पढ़ा लिए भैया, तो फिर हम लोग हमसे पूछ देंगे कई बार कि भैया आप शादी कब कर रहे हैं? ऐसा क्योंकि वो इतने सीनियर्स हो चुके हैं, सब चीज़ों को समझते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन कॉमन रहता है कि आप शादी कब करें? तो अभी हम उस हमको लगता है कि उस एज में है भी नहीं कि हमको शादी करना चाहिए। लेकिन समय आने पे सोचा जाएगा, क्योंकि परिवार का भी दबाव तो होता ही है, आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्लान अभी तक नहीं है, लेकिन आने वाला समय में अगर होता है तो निश्चित तौर से सभी बच्चों, आप लोगों को भी ज़रूर जो है हम इनवाइट भी करेंगे और इन्फॉर्म भी करेंगे। लेकिन अभी देर है और उससे पहले मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका शादी होना है, तो उनके शादी के बाद अगर घर वालों का ऐसा कुछ प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग देखिए। अभी तो हमको लग रहा है कि कम से कम 5 साल तो यहाँ से ज़रूर है। तो सर फाइनली आपको पूरे पॉडकास्ट में कैसा लगा? पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है और गोड्डा में ये कुछ न्यू है, पहली बार ही हम इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अक्सर सोशल मीडिया में देखा करते हैं, जैसे रणवीर अलाहाबादिया जी हैं, वो देते थे पहले पॉडकास्ट, शुभंकर मिश्रा जी हैं, वो भी पॉडकास्ट करते हैं और बहुत लोग पॉडकास्ट करते हैं। गोड्डा के लिए बहुत न्यू चीज़ है और आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं, आपको, आपकी पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं और नए चीज़ों को गोड्डा में लेके आइए और मंजिल इंडिया के चैनल को भी हमारी शुभकामनाएं।
और जब भी मंजिल इंडिया चैनल को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों के साथ हैं। और निश्चित तौर से ये पॉडकास्ट सेशन आप लोग का बहुत इनिशिएटिव रहा है, बहुत अच्छा पहल रहा है। इसको आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ाइए और अच्छे लोगों को हर एक फील्ड से जोड़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर आगे बढ़ेंगे। जरूर आप लोग बहुत आगे बढ़िएगा, ग्रो कीजिएगा। और सभी बच्चों से भी हमारा रिक्वेस्ट होगा पर्सनल, क्योंकि आप जानते हैं हम कभी अपना चैनल सब्सक्राइब करने नहीं बोलते हैं बच्चों को, कभी भी नहीं। हम जब तक आज से पढ़ाते हैं यूट्यूब पे हमने कभी नहीं बोला है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन हम राघव के लिए और श्रद्धा के लिए शुभकामनाएं देते हैं और बच्चों को ये कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। जब भी आप तक कोई वीडियो आए तो आप इन चीज़ों को जानें। और बहुत अच्छा लगता है जब आप टीचर को ऐसे बुला के प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि सोशल लाइफ टीचर का सब जानता है, पर्सनल लाइफ बहुत कम कोई जान पाता है, उनके अंदर की बात बहुत कम कोई जान पाता है। मैं चाहता हूँ कि बाकी सब टीचर को भी आप लोग बुलाइए, सबके फेवरेट टीचर को बुलाइए, है ना। और सभी बच्चों को शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़ें और जहाँ भी हम लोगों की जरूरत होगी हम लोग आपके साथ हैं, सभी टीचर आपके साथ हैं। धन्यवाद।